अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं MGT 503 यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की सीरीज़। तो इंशाल्लाह हम इसको एंड तक लेके चलेंगे एंड ड्यूरिंग द कोर्स आई विल टेल यू कि आपके पेपर में जो है वो MCQs किस तरह के आते हैं, शॉर्ट कैसे होते हैं यूजली और लॉन्ग कैसे होते हैं, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे हम उनको ज़्यादा डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलें हम चैप्टर नंबर 1 जो हमारा लेसन 1 है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास बात आ गई कि हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि अगर हम मैनेजमेंट को पुराने ओल्डन डेज़ की बात करें कि क्या पुराने ज़मानों में, पुराने टाइम में भी मैनेजमेंट का यूज़ था या नहीं था, तो बेसिकली हम ये सारा इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले या इसकी हिस्ट्री देखने से पहले मैनेजमेंट की ये पता होना ज़रूरी है कि मैनेजमेंट बेसिकली होती क्या है। देखें, कुछ लोग अगर मिल के कोई अपना मकसद हासिल करने के लिए, कोई पर्पज़ अचीव करने के लिए अगर कुछ कर रहे हैं ना, तो हम कहेंगे कि लाइक ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरी मैनेजमेंट है, और जो बंदा उसको कंट्रोल कर रहा होगा हम कहेंगे कि ये मैनेजर है। ठीक है, अब इंटेलेक्चुअल हेरिटेज ऑफ मैनेजमेंट, अब अगर हम बात करें कि इंसानों ने जब से प्रोग्रेस करना स्टार्ट की तो उसमें जो है वो हम ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं जो है वो मैनेजमेंट का यूज़ कर रहे थे। अब यहाँ पे आपको दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, एक इजिप्शियन पिरामिड्स की और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की, जिसको हम ड्यूरिंग दिस चैप्टर डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि ये जो इतनी मेजर जो कंस्ट्रक्शंस थी, जैसे इजिप्ट की पिरामिड्स और इसी तरह ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो ये इस तरह पॉसिबल नहीं था कि ऐसे ही कुछ वर्कर्स होते और वो आके बस अपना काम करते, नेक्स्ट स्टेप फिर आके कर देते। उनकी एक्टिविटीज़ को, उनके फंक्शंस को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी था, और डेफ़िनेटली उस ज़माने में, उस वक्त में उस हिसाब से किया भी गया। तो मतलब मैनेजमेंट उस टाइम पे भी थी। ठीक है, तो ये हेरिटेज है, लाइक हमारी हमें विरासत में ह्यूमन बींग्स को जो है वो मैनेजमेंट का जो है वो इंटेलेक्ट मिला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने बात की थी इजिप्शियन पिरामिड्स और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, अब सारा एग्जैक्ट आपने नहीं याद रखना, इसमें MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें हैं। जैसे जो इजिप्शियन पिरामिड्स हैं वो लाइक आज से 4000 ईयर्स, 4000 साल पहले की कंस्ट्रक्शन हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें कितने स्टोन ब्लॉक्स यूज़ हुए, लाइक आपके पास एक एग्जांपल है, एक सिंगल ग्रेट पिरामिड, उसमें आपके पास 300 एंड लाइक 223 लाख जो है वो आपके पास उसमें स्टोन्स वगैरह यूज़ हुए। तो बताने का मकसद है कि इतनी ग्रेट थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने याद क्या रखना है कि जो इजिप्ट की पिरामिड्स है ना, उसमें 100,000 वर्कर्स को एम्प्लॉय किया गया, और ये कितने सालों में कंप्लीट हुआ, 20 ईयर्स का ये प्रोजेक्ट था। ठीक हो गया। अच्छा, चलें अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, इसमें आपने कुछ बातें याद रखनी है कि सबसे पहले तो ये जो चाइना वॉल बनाई गई, इसका पर्पज़ क्या था, टेरिटरीज़ यानी कि बाउंड्रीज़ बनाने के लिए, सेपरेट करने के लिए, एरिया को डिफेंड यानी कि प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसी तरह सिल्क रोड को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सारा कुछ जो है वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने का मकसद था। अब उसके अलावा ये लाइक कब बिल्ड की गई, 956 ईयर्स में, यानी कि इन सालों के दरमियान में जो है ये बनाई गई, और ये 6000 किलोमीटर्स जो है वो लॉन्ग है, और इसकी आपने डायमेंशंस याद कर लेनी है कि 20 फीट वाइड है और ऊपर से 11 फीट वाइड है। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है वो आपने कर लेना है याद, किसके लिए, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास आ गया, तो मतलब बताने का मकसद है कि जो इतनी बड़ी वॉल थी, डेफिनेटली वो मैनेजमेंट अगर थी तो ही पॉसिबल था सारा कुछ। ठीक है, अगर मैनेजमेंट ना होती तो ये सारा कुछ जो है वो मुमकिन नहीं था होना। अब यहाँ पे बात आ रही है वेल्थ ऑफ नेशंस की। वेल्थ ऑफ नेशंस बेसिकली एक डॉक्ट्राइन, एक अकीदा जिसको कहते हैं, वो था जिसमें एक जब वो पब्लिश किया गया तो उसमें डिवीज़न ऑफ लेबर की बात हुई थी। डिवीज़न ऑफ लेबर की बात हुई थी, और ये लिखा किसने था, लाइक एडम स्मिथ या आदम स्मिथ, इसने जो है वो राइट किया था इस बुक को, और इस किसको, वेल्थ ऑफ नेशंस को, और 1776 में। ठीक है, ये आपने MCQs के लिए देख लेना है। फिर आपने शॉर्ट के लिए या कॉन्सेप्ट बेस्ड अगर आपके MCQ आते हैं, उसके लिए आपने माइंड में रखना है कि जो वेल्थ ऑफ नेशंस है वो डिवीज़न ऑफ लेबर को डील कर रहा था। डिवीज़न ऑफ लेबर बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ा काम है ना, तो उसको छोटे छोटे टास्क में जो है अगर हम डिवाइड कर लें तो उन टास्क को करना आसान होता है। ठीक है, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल एक राइस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है चावल बनाने की, तो अब एक मतलब कैसे पूरा प्रोसेस होके गुजरना है और फिर वो कैसे फ़ाइनल आपके पास राइस आने हैं। तो अगर एक ही बंदा उसको करने बैठ जाएगा कि मैं शुरू से चावल बनाना शुरू करता हूँ और आखिर में
बनेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट टेकिंग टास्क होगा और एक इंसान नहीं कर सकता उसको, ठीक है। लेकिन अगर उसी को हम इंडस्ट्री के डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर लें और कुछ लोगों को एक एक टास्क दे दें कि तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तो वो कंपैरेटिवली ईजी भी होगा और इंटरेस्टिंग भी, ठीक है। तो बेसिकली जो है वो डिवीज़न ऑफ लेबर का ये था। नेक्स्ट आपके पास प्लेयर ऑफ प्रोडक्टिविटी, इसमें ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा पढ़ने वाला, इसको एक बार वैसे रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास आ गया कि 20th सेंचुरी में मैनेजमेंट का क्या सीन था। इसमें देखें जैसे जैसे 20वीं सदी लाइक 20th सेंचुरी आपके पास आई तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बेसिकली क्या हुआ कि जो लोग मतलब जो काम हाथ से किया जाता था, जो ह्यूमन बींग करते थे, उसको मशीन्स ने रिप्लेस कर लिया, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारी प्रोडक्ट्स थी वो बनना आसान भी हो गई और अच्छी प्रोडक्ट्स बनने लगीं, लेकिन उन सब को भी डील करने के लिए, उस सब प्रोसेस को भी कंट्रोल करने के लिए मैनेजर्स की ज़रूरत थी। अब अगर यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मैनेजर्स की क्यों ज़रूरत थी, तो आपने कहना है कि मैनेजर्स वर नीडेड टू फोरकास्ट द डिमांड, यानी कि आने वाले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में कितनी डिमांड होगी किसी खास प्रोडक्ट की, उसको देखने के लिए मैनेजर्स चाहिए थे। इसी तरह इंश्योर दैट इनफ मटेरियल वाज ऑन हैंड टू मेक द प्रोडक्ट्स के, और ये पता लगाने के लिए कि जितनी प्रोडक्ट्स हमने बनानी है उसके लिए उतना रॉ मटेरियल है, उतना सामान है आपके पास या नहीं। इसी तरह टास्क असाइन करने के लिए, ये देखने के लिए कि जो मशीन्स यूज़ हो रही हैं इंडस्ट्री में वो सही हालत में हैं, सही कंडीशन में हैं या नहीं है। और इसी तरह वर्क स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है वो मैनेजर्स की ज़रूरत थी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गया प्रोफेशनल मैनेजरियल एरा। इसमें क्या हुआ इस एरा में कि लाइक विद द पैसेज ऑफ टाइम मैनेजर्स की नीड जो है वो ज़्यादा फील हुई कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी पर्पस को अचीव करने के लिए, किसी भी मैनेजमेंट को डील करने के लिए प्रोफेशनली अगर कोई मैनेजर है उसकी नीड अराइज हुई, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपको एक और एग्जांपल दी है सिडनी ओपरा हाउस। अब जो सिडनी ओपरा हाउस है इसका आपने ये याद रखना है कि इसका मेन पर्पस क्या था, लोगों को इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। एमसीक्यूज़ के लिए आपने ये याद रखना है कि सिडनी ओपरा हाउस का जो मेन पर्पस था, जो असल इसका मोटिव था, वो क्या था कि उसने लोगों को इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करनी थी, राइट। अब इसकी हम देख लेते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या थे, इसमें क्या क्या था। ये जो सिडनी ओपरा हाउस बना, इस हाउस में 1000 रूम्स थे, 5 थिएटर्स थे और एक हॉल था जिसमें 2679 पर्सनस जो हैं वो अकोमोडेट कर सकते थे। उसके अलावा ये 33 सालों में 33 ईयर्स में कंप्लीट हुआ और ये सिडनी ऑफ द कंट्री ऑस्ट्रेलिया में जो है वो लोकेटेड है, ठीक है। एक ये, फिर उसके बाद फ्लाइंग कलर्स ऑन पीसी। अब फ्लाइंग कलर्स ऑन पीसी में बेसिकली आपके पास क्या है कि पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लाइक जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था ना कंप्यूटर्स का बिल्ड करने के लिए, उसको बनाने के लिए जो है वो इतना टाइम लगा, ठीक है, सेवरल ईयर्स लगे लॉन्च करने के लिए उसको। लेकिन अब एक 1 CD की तरह सिंगल CD की फॉर्म में हमें इतना वेल डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या बताने का मकसद है कि जो सिडनी ओपरा हाउस की एग्जांपल आपको दी गई है या फ्लाइंग कलर्स की आपको एग्जांपल दी गई है पीसी में, तो ये सारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से मुमकिन हुआ, मैनेजमेंट की वजह से मुमकिन हुआ। क्यों? क्योंकि इतना कोई भी बड़ा माइलस्टोन अचीव करने के लिए, कोई पर्पस अचीव करने के लिए डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की म्यूचुअल उनकी पावर, उनकी म्यूचुअल एफ़र्ट और फिर उन सब को कंट्रोल करने के लिए कोई मैनेजर की बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होना जो है वो ज़रूरी था। तो ये सारा जो है वो इसलिए बताया गया आपको। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ गया और एमसीक्यू भी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। इट इज़ एन एंटिटी वेयर 2 और मोर पर्सनस वर्क टुगेदर टू अचीव अ गोल और कॉमन पर्पस। अच्छा, अब आपके पास क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है कुछ इस तरह की आपके पास एंटिटी है, एक चीज़ है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम करते हैं मिलके, जिसमें और वो कोई गोल अचीव करना होता है, कोई उन्होंने मकसद हासिल करना होता है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डेफिनेटली कुछ लोगों से मिलके बनी है, पीपल आ गए। फिर वो जो कुछ लोग हैं वो किसी ख़ास पर्पस, किसी ख़ास मकसद के लिए काम कर रहे हैं, तो पर्पस आ गया। फिर उस पर्पस को अचीव करने के लिए जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो कोई ना कोई प्रोसेस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया प्रोसेस। तो इसलिए ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं आपके पास, पीपल, पर्पस और प्रोसेस, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेजर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास आ गया पोल्का। अब पोल्का बेसिकली क्या है, लाइक आपके पास एक सेट ऑफ रूल्स है या सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो एक मैनेजर जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। सबसे पहले आपके पास आ गया पोल्का में P फॉर प्लानिंग, देन O फॉर ऑर्गेनाइजिंग,
फिर L फॉर लीडिंग, C फॉर कंट्रोलिंग, और लास्ट A जो है ना वो एश्योरेंस के लिए है। एश्योरेंस का क्या मकसद है कि ये मेक श्योर करना है कि ये जो बाकी 4 काम हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, वो कोई मैनेजर जो है इन सारे मैनेजमेंट फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म करना है। इस चीज़ का मेक श्योर करना है हमने एश्योरेंस में। प्लानिंग में प्लान करना है, ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइज़ करना है, लीडिंग में लीड करना है, और कंट्रोलिंग में कंट्रोल करना है। तो फ़िलहाल पोल्का को हम टिल द एंड ऑफ दिस वेरी बुक हम जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग, इन सब पे जो है वो अलग अलग से चैप्टर्स हैं कुछ, तो उसको हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेसन नंबर 1। आई होप इसमें आप लोगों को मेन पॉइंट्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। टिल देन, खुदा हाफिज़।